आरबीएल बैंक लिमिटेड। तो आरबीएल बैंक का पहले नाम था रत्नाकर बैंक लिमिटेड। तो लेट्स मूव इनटू द हिस्ट्री ऑफ द बैंक। आरबीएल बैंक, जो कि फॉर्मली नोन एज रत्नाकर बैंक, इज एन इंडियन प्राइवेट बैंक हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। तो मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। August 6, 1943, Ratnakar Bank was founded as a regional bank in Maharashtra with 2 branches in Kolhapur and Sangli। तो ये थोड़े से इसका बैकग्राउंड है कि 1943 में it was founded और in महाराष्ट्र, और फाउंडेड बाय बाब गोंदा, मतलब ये बीबी पाटिल उनका नाम है, अजीब सा है। फ्रॉम कोल्हापुर, ये कोल्हापुर से है। इट मेनली सर्व स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जब ये बैंक फाउंड हुआ तो मेजरली SMEs जो होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको सर्व करने के लिए, उनको फंड्स फाइनेंसेस की अगर ज़रूरत पड़े तो लोन देने के लिए मेजर इनका वो मेन बिजनेस था। एंड बिजनेस मर्चेंट्स इन कोल्हापुर, सांगली, बेल्ट। तो मेन ये जो 2 रीजन्स में मतलब वर्क करते थे, जितने भी बिजनेस मर्चेंट्स को अगर लोन चाहिए। It was incorporated in Kolhapur district. Okay. In 1959, the bank was categorized as scheduled commercial bank as per RBI Act 1934. तो 1959 में जाकर इसको स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के उसमें कैटेगराइज किया था, लेकिन इसे लाइसेंस कब मिला था RBI से? 1970 में। और 2000 ओके। तो अब आ जाते हैं मतलब थोड़ा रिसेंट उस पर। दिस वॉज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द बैंक। तो पहले इट वॉज लाइक बैंक नॉर्मल परफॉर्म कर रहा था, नॉट लाइक नॉर्मल परफॉर्म भी क्या, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। अब हम सीधा जंप करते हैं 2010 में, जुलाई 2010। विश्ववीर आहूजा बिकेम MD एंड CEO ऑफ द बैंक। तो विश्ववीर आहूजा जैसे इस बैंक के MD और CEO बने, तो ही चेंज द बैंक ड्रास्टिकली, लाइक पूरा मतलब बहुत अच्छा राइज हुआ था RBL बैंक का। और अंडर हिज लीडरशिप उन्होंने, फिर चाहे प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो, फिर चाहे डिपॉजिट्स का हो, लाइक डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए या लोन्स इंक्रीज हुए हो, ओवरऑल बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करा। ठीक 4 साल बाद 2014 में बैंक का नेम चेंज किया RBL लिमिटेड एंड IPO इसका आया। I think in 2014 only, after the name changed, IPO came. नहीं, August 2016. Slide ऊपर नीचे। In August 2016 IPO came. तो IPO जब इसका आया था तो ये एक प्राइस पे आया था 225 रुपये का IPO आया था, प्राइस बैंड था। एंड एट द टाइम ऑफ IPO 66% ऑफ द एम्प्लॉइज वर कवर्ड अंडर ESOP। दिस IPO वॉज लिस्टेड एट 274 और लिस्ट हुआ था 274, 276। इट सॉ अ हाई। ओके, तो 2016 के बाद बैंक का जो शेयर प्राइस है वो अच्छा बढ़ा एंड इट सॉ अ हाई ऑफ 716 इन मई 2019, यानी कि 2019 तक बहुत अच्छा प्राइस बढ़ा। यहाँ पर लाइक 2016 इट लिस्टेड और 2019 तक ये राइज हुआ और उसके बाद ये हम फॉल देखेंगे अभी, ठीक है। तो 717 हाई मारने के बाद इन 2019 इम्पैक्ट यहाँ पे कितना दिखा रहा है हाई, हाँ उतना ही अराउंड, इधर से फिर गिरा भी तो है ना।
दो मई 2019 की बात की स्टोरी अब डिस्कस करेंगे ना. अभी हम राइस की बात कर रहे थे, हिस्ट्री एंड हाउ इट रोज, ठीक है. अब फॉल की बात करेंगे. हाँ, तो एज ऑफ मार्च 2022 द प्राइस ऑफ द शेयर इज बेयरली 88 रुपीज. तो वो 716 से गिर के 88 पे आया. 716 से 716 इन मई 2019. तो स्प्लिट हुआ होगा ना. नहीं, 716 से अभी तो इसलिए डाउन नहीं हुआ ना. आप तो 160 मतलब इतना नीचे हो गया. स्प्लिट नहीं हुआ, मतलब वैसे मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि स्प्लिट हुआ. मेरी नॉलेज में स्प्लिट ही होना चाहिए क्योंकि बैंक का शेयर इतना नहीं गिर जाएगा. नहीं गिर सकता. स्प्लिट या बोनस. RBL बैंक शेयर्स स्प्लिट. स्प्लिट नो स्प्लिट इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर RBL. बोनस रखो जी. नहीं है. इतना गिर गया. आप भी देख रहे हो? ओके. बोनस से सर शेयर प्राइस गिरता है. तो बोनस दे देंगे तो एक पे एक फ्री, तो मतलब डबल नहीं रहते शेयर की. मतलब नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है और शेयर प्राइस नीचे आ जाता है. ठीक है सर. एक मिनट, एक आर्टिकल मिला तो इकोनॉमिक्स साइंस का बोनस का देखना मैम. डेट क्या है? अरे ये तो 14 दिसंबर. 14 दिसंबर 2022. ये तो आज का है. आज का क्या हो रहा है ये? आज क्या RBL बैंक बोनस. ये तो आज का कुछ पता नहीं क्या लिखा है. अभी आ रहा है क्या इसका बोनस? देखो ये तो सही है कि 638 समथिंग से इतना डाउन आया. बट इतना डाउन क्यों आया है? 14 जून 19 को IPS का आया था 200 कुछ पे है ना सर. वो मैं आगे की स्टोरी डिस्कस करूंगी पर चलो चलते हैं आगे. हाँ मेरी ठीक. चलते हैं, बंद करते हैं इसको. स्लाइड पे आते हैं. ये तो अगेन राइस का है, फॉल का है. मैंने इतने ऊपर नीचे स्लाइड्स. अच्छा मैं छोड़, मैं डिस्कस करती स्टोरी. तो हुआ क्या था, तीन चार चीज़ें थी जिसकी वजह से शेयर बहुत ड्रास्टिकली फॉल हुआ. पहले तो सबसे मेजर चीज़ हुई थी कि कैफे कॉफी डे का जो वो हुआ था, क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट हुई थी बेसिकली कंपनी. तो कैफे कॉफी डे को बहुत मेजर लोन जो है वो RBI ने दिया हुआ था एंड इट बिकेम NPA फॉर द बैंक, जो कि ऑब्वियसली नॉन रिकवरेबल था. एट दैट टाइम एक इंसिडेंस और हुआ था कि इनसाइडर ट्रेडिंग का, क्योंकि RBL बैंक के अंदर एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी खबर लग गई थी कि, तो उन्होंने मतलब वो डिफॉल्ट करे वो. हाँ डिफॉल्ट, क्योंकि वो न्यूज़ तो वैसे भी ऐसे फैल गई थी. तो इनसाइडर एम्प्लॉयज़ ने शेयर्स एकदम से धड़ाधड़ बेचे थे. बिकॉज याद है IPO के टाइम पे भी 66% तो उन्होंने डिस्काउंट दिया था. एग्जैक्टली. उन्होंने शेयर्स बेचे बहुत ही ड्रास्टिकली. तो
तब फॉलो हुआ, एक नंबर 1। नंबर 2, जो मेन लीडरशिप था विश्ववीर आहूजा का, जिसमें बैंक अच्छा परफॉर्म करा था, उन्होंने क्या किया, आफ्टर दिस कॉफ़ी डे इंसिडेंट्स ही सडनली वेंट ऑन लीव। तो अब लीडर भी छोड़ के गया, तो ऑब्वियसली एक मैनेजमेंट इंस्टेबिलिटी भी आ गई। तो एक तो मैनेजमेंट चली गई, ऊपर से बहुत बड़ा डिफॉल्ट हुआ, तो इस वजह से शेयर प्राइस एकदम से गया, इतना गिर गया। आगे के क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस ऐसा आता गया कि जो मतलब परफॉर्मेंस डिग्रेड होता गया बैंक का। सो दिस वाज द रीज़न जो मुझे इस पूरे में मिला, जिसकी वजह से शेयर प्राइस एकदम से ऐसे फॉल हुआ। लेकिन इतना हुआ और बस हो, मतलब अभी भी 2022 तक भी सर इन मार्च तक भी प्राइस गिर ही रहा था इसका। मार्च 22। हाँ, अब एक बारी फिर से राइस पे आते हैं, मतलब उसके बाद क्या हुआ। शेयर प्राइस मार्च 22 129 और ये लास्ट गिरा है 83 जून 21 जून 22 को शेयर प्राइस है 83 रुपीज़। ठीक है, तो इसके बाद हुआ क्या कि आरबीआई ने अपॉइंट किया, आरबीएल के उसके ऊपर एमडी और जो सीईओ था उसकी कुर्सी पे आरबीआई ने अपॉइंट किया आर सुब्रमण्यम कुमार को। अब उनके पास क्योंकि बहुत रिच एक्सपीरियंस है बैंकिंग का, लाइक पीएनबी में बहुत साल उन्होंने काम किया, इंडियन ओवरसीज में काम किया, तो क्योंकि उनके पास बहुत रिच एक्सपीरियंस है तो उन्होंने अगेन बैंक को मतलब थोड़ा सा ट्रैक पे लाए वो परफॉर्मेंस वाइज। लेकिन फिर भी लोगों का ये कहना था कि इनको तो पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक का एक्सपीरियंस है और आरबीएल तो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो दे वर स्केप्टिकल अबाउट कि मतलब ये कैसे मैनेज करेंगे अभी इस चीज़ को। और एक बार मुझे फिगर्स भी बतानी है कि जो शेयर प्राइस फॉल हुआ था उसमें मुझे एक बार ये भी बताने की किस तरह जो इनका एसेट क्वालिटी थी वो खराब हो गई थी, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे एनपीए से, यानी कि जो लोन अब वापस नहीं आएंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इनके, नहीं आने वाले। So, if we talk about NPAs, अगर हम नेट NPAs देखें तो फिस्कल ईयर 11 में दिखा रहे 0.36%, उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड फिस्कल ईयर लाइक फिस्कल ईयर 17 में देखें तो इट इज़ 0.64%, फास्ट फॉरवर्ड टू फिस्कल ईयर 20 एंड 21 में ये बढ़ के हो गया 2% एनपीए, नेट एनपीए। तो इनका जो बेसिकली एसेट क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा खराब हुई इन सब चीज़ों की वजह से। अभी रिसेंटली जब आर सुब्रमण्यम कुमार को न्यू मैनेजमेंट पे लाया गया तो फिर से इन्वेस्टर्स का या फिर लोगों का, रिटेल इन्वेस्टर्स का भी और लाइक अदर एफआईआईस या डीआईआईस का भी भरोसा बैंक पे फिर से वापस आया बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस जो बैंक ने पिछले 3-4 क्वार्टर्स में दिखाई। सो अभी पिछले 3-4 क्वार्टर्स में एक मिनट पहले मैं
तो पिछले 3-4 क्वार्टर्स में जो डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ के, एक्चुअली मैंने फिस्कल ईयर 11 से कंपेयर किया हुआ है। फिस्कल ईयर 11 में डिपॉजिट्स थे 2000 करोड़ के अराउंड, और जो बढ़ के हो गए 79,000 करोड़ इन फिस्कल ईयर 2022। एडवांसेस जो कि फिस्कल ईयर 11 में थे 1900 करोड़, वो बढ़ के हुए 60,000 करोड़ इन फिस्कल ईयर 2022, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज फ्रॉम 900 to 9,000, like 10 times. तो न्यू बिजनेस प्लान गेनिंग ट्रैक्शन अर्लियर दैन एक्सपेक्टेड, क्योंकि आर सुब्रमण्य कुमार अभी आए और 3 क्वार्टर्स का इनका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया, लाइक प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो अभी जो हम शेयर प्राइस देख रहे हैं वो मतलब बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ पिछले कुछ 6 महीने, बिकॉज हमने अभी देखा था कि ₹80 का, हाँ ₹80 इन जून से फास्ट फॉरवर्ड दिसंबर इट इज़ 161, 100% रिटर्न। तो मैं एंटर किया था 85 पे, तभी होल्ड है। ओके, और इनमें तो जैसे फिर ज़्यादा क्वांटिटी में तो प्रॉफिट वो है ना, क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, कम शेयर मतलब जो कम स्मॉल होते हैं। हाँ, जो मतलब 100% रिटर्न, मतलब जितना भी पैसा है वो डबल होगा। अब 10,000 लगाए तो 20,000 होंगे, ज़्यादा होगी तो भी ज़्यादा होगा। हाँ। तो while it's been an underperformer in the banking sector during the recent rally, okay, एक चीज़ और थी कि RBL बैंक को अगर हम 1 साल का या 2 साल में देखें तो वो अंडर परफॉर्मर दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले मतलब अगर हम पिछले शेयर प्राइस से 161 पे भी देखें पिछले 1-1.5 साल से, तो वो फिर भी रिटर्न अच्छा नहीं दिखा रहा। वो तो हम 6 मंथ्स का देख रहे हैं, बिकॉज वी एंटर्ड एट 80, और हमें दिख रहा है पिछले 6 महीने में इट गेव 100% रिटर्न। लेकिन अगर कोई उससे पहले से देख रहा है तो रिटर्न उतना हाई नहीं दिखा रहा। नाउ ये बेंचमार्क क्या है, कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? ऑब्वियसली निफ्टी बैंक फॉर एग्जाम्पल। हम अगर बाकी बैंक्स का परफॉर्मेंस देखें तो पूरा का पूरा निफ्टी बैंक रैलीड, राइट। तो हर बैंक को अगर हम मतलब बड़े से बड़ा, बिकॉज हम एक्सिस और ICICI भी देखें तो बहुत अच्छा स्टॉक प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो जो RBL के का भी स्टॉक प्राइस इंक्रीज हुआ, जो स्टॉक प्राइस में रैली आई, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ निफ्टी बैंक, बिकॉज पूरा बैंकिंग सेक्टर इज परफॉर्मिंग वेल। एंड अगर बाय बैंक इज परफॉर्मिंग वेल, एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे डिस्कस करना है जो कल ही न्यूज़ आई। हमारा कल जो G20 नेशंस का इन्फ्लेशन डेटा आया, दैट इन्फ्लेशन इज मच लोअर दैन एक्सपेक्टेड। तो 7% आई थिंक हमारा जो CPI आया, तो 7 CPI क्या होता है, लाइक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की एवरेज प्राइस लेवल होता है बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बेसिकली आपको एक गुड्स और सर्विस का एवरेज प्राइस कितना देना है, राइट। तो वो जितना कम होगा आपकी परचेजिंग पावर उतनी बढ़ेगी, बाइंग पावर बढ़ेगी। तो डायरेक्टली बेनिफिट होता है बैंक्स को, बिकॉज लोग और ज़्यादा लोन लेने जाएंगे बैंक्स के पास और ज़्यादा स्पेंड करेंगे, एंड उनकी इन्फ्लेशन कम होने की वजह से इनपुट कॉस्ट भी कम होगी, जिसकी वजह से उनकी अगेन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो जो बैंक से लोन लिया गया है दे विल बी एबल टू रीपे इट। तो बैंक पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लोगों ने जो लोन लिया है वो रीपे नहीं हो रहा है, और जो कि RBI में भी यही प्रॉब्लम थी कि लोगों ने लोन लिया है बट पे ही नहीं कर रहे। तो बेसिकली मुझे ये बोलना है कि किसी भी बैंक पे, मतलब अगर मैं अपना पर्सनल व्यू दूँ RBL पे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 80 पे कि मैं इस पर ट्रस्ट कैसे करूँ, बट क्योंकि वो इतना गिर चुका था 700 से 80 पे, तो विद द एंटायर मार्केट रैली इन बैंकिंग सेक्टर इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। ये मतलब ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद अभी लास्ट में फिर से आएंगे इसके अंदर एक पॉइंट और है
जो कि आपको इन फ्यूचर के लिए समझना चाहिए कि बैंकिंग भी एक सीजनल शेयर है। ओके। ओके मतलब मैं बैंक जैसे 20 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, सारे सेक्टर्स जैसे चलते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक यहाँ से प्रॉफिट देना शुरू कर दे HDFC ICICI से और उसका शेयर भी उसी स्पीड से चले। ठीक तो है। इसका नॉर्मली मैंने ऐसा देखा है 6 साल की तेजी और 3 साल का मंदा। बैंकिंग में। हाँ, 3 साल का वो मंदा आना है। अच्छा ये सारा है सर ये तेजी कब से चल रही है 6 साल वाली? 2020 से। ठीक है। मतलब तो चलेगी 6 साल की। तो जब ये तेजी चलेगी तो HDFC जो भी 1600 है ये क्योंकि निफ्टी में वेट वाला शेयर है, लेकिन एक्सिस और ICICI आप देख सकते हो दोनों ट्रिपल हो गए हैं। SBI डबल से ज़्यादा तेज हो गया है और बाकी बैंक्स भी। अभी ये SBI 1000 रुपये भी क्रॉस कर जाएगा और ICICI और एक्सिस 2-2 हज़ार क्रॉस कर जाएंगे। तो लोग देखते रहेंगे कि 300 का हम 1000 पे ले ना ले, बट वो 300 का 1000 छोड़ो, वो 300 का 2000 पे भी नहीं ले पाएंगे और 2000 पे एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे कि अभी तो न्यूज़ है। तो बैंकिंग, जब हम बैंकिंग को स्टडी करते हैं तो बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री 2009 से 2019 तक चला ही नहीं। हाँ बीच में तो एक बार 600-800 ऐसे भी आ गया था। हाँ, वो तो है कोविड के वो तो कोविड में, हाँ 2020 में। 10 ईयर्स उसने 4% रिटर्न दिया, 4% CAGR। तो रिलायंस को भी होल्ड करते हैं। यही IT का भी सीजन होता है। इस टाइम बैंकिंग का अप सीजन है, जब डाउन सीजन शुरू होगा तो बैंक कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, बैंक का शेयर नहीं बढ़ता। सर बट ये सीजन मतलब इसमें ये तो ये सीजन नहीं कैसे होगा? नहीं मतलब मैं, मेरे कुछ क्वेश्चन है लेकिन मैं सोच रही हूँ बोलो अच्छा, क्वेश्चन चलो अभी करते हैं डिस्कस। बैंकिंग का सीजन आया, यानी कि जो बैंक स्टॉक्स में रैली चल रही है उसके पीछे भी तो एक रीजन होगा। क्या? तो वही तो मुझे पूछना है कि अच्छा रीजन पूछना है। हाँ मतलब जो मुझे चार्ट्स। क्या चीज? चार्ट्स मतलब टेक्निकल एनालिसिस। सर जो मुझे लगता है वो ये जैसे या और सिंपल करके बताया था, निफ्टी में 14 सेक्टर है, 14 सेक्टर के शेयर है, जिसमें से 3 या 4 सेक्टर्स के ही वेटेज सबसे ज़्यादा है, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT एंड पेट्रोलियम, रिलायंस। ये 3-4 सेक्टर 55% निफ्टी संभालते हैं, 55% निफ्टी। ठीक है, अब इंडिया की ग्रोथ कैसे दिखेगी आउटसाइड FII को निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी क्या है, कुछ भी नहीं है, एक बेंचमार्क है, इंडेक्स है। बेंचमार्क क्या बोले तो बाटा का जूता 600 है और लिबर्टी का 300, वो कंपैरिजन। तो निफ्टी अगर ऊपर है इसका मतलब है कि इंडिया की ग्रोथ दिख रही है, वर्ल्ड ग्रोथ। अब निफ्टी ही यहाँ से 30,000 करी जाएगी ताकि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। ओके, जो भी 18,000 समथिंग में चल रहा है निफ्टी का, 18,500 18,600। सो जो सीज़न है, जैसे सीजनल हम क्यों कहते हैं, सारे ही शेयरों का सीज़न होता है। तो अब सीज़न नहीं होगा तो क्या होगा? हम तीनों को पता है RBL बहुत अच्छा है, हम तीनों RBL लेके बैठ जाए, 180 का RBL 1000 हो गया, हम बेच दें, पैसा कौन देगा? ऑपरेटर। पैसा तो ऑपरेटर ही देगा ना, कंपनी देगी, ऑपरेटर पैसा देगा, जो शेयर बढ़ा रहा है। तो हम तीनों तो अमीर हो जाएंगे, हम तीनों से तो लूटना है उसे, हम तीनों को तो अमीर होने नहीं देना। देयरफॉर वो ये सीजन आता है कि अभी आप IT के अंदर, अब जिसको सीजन समझ में आता है वो तो सही स्टॉक पे ट्रेड करेगा। अब जिसको सीजन नहीं समझ में आता वो, मान लो इस टाइम आप IT लेके बैठ जाओ इस टाइम पे, ठीक है, और IT चलेगी नहीं, आपका स्टॉक मार्केट तो बेकार है, 5 साल में बैठी रही। इन्फोसिस और TCS लेकर टॉप ऑफ द स्टॉक इन द इंडस्ट्री
लेकिन आईटी का सीजन नहीं है। नहीं। अब आप कह सकते हो आईटी का सीजन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं उसका आंसर दे सकता हूँ कि 83 पे डॉलर है, आईटी का सीजन बिल्कुल है, सही बात है। बट नहीं चलाना तो नहीं चलाना। ये फिर ऑपरेटर के ऊपर है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल ऑपरेटर है कौन? बड़े बड़े फंड हाउसेस, वही गोल्डमैन सैक्स, लेमन ब्रदर्स, जो 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ रख कर बैठे हुए हैं खेलने के लिए। उनके जुए में, उनके बैंक में पैसा बहुत ज़्यादा है जुआ खिलाने के लिए। सर ये तो आईटी का भी डिस्कस करेंगे, बट ये चीज़ तो बहुत टाइम से एक्चुअली दादू भी बोलते रहते हैं कि मेरे फेवरेट सॉफ्ट आईटी, वो इन्फोसिस टीसीएस तो बढ़ ही नहीं रहे, वो कब से बोल रहे। और ये चीज़ मैंने भी नोटिस नहीं करी कि डॉलर ऑल टाइम हाई, इन्फोसिस का रेवेन्यू $8, मतलब ऑब्वियसली उनका सारा काम यूके एंड यूएस, लेकिन वो नहीं पढ़ रहा। अगर मैं सबसे सिंपल तरीके से इसको समझाऊँ ना, सबसे सिंपल, जो चीज़ सब कस्टमर के घर में है उसका रेट नहीं बढ़ेगा। सर्फ, निरमा, एक्सेल यही ले लो, नहीं बढ़ेगा। हम सबके घरों में सर्फ, निरमा, एक्सेल भर दिया, अब कौन खरीदेगा? ऐसे ही इन्फोसिस, टीसीएस सबके घरों में भर दिया है। अब क्या है? अब यहाँ से शेयर बढ़ाएगा तो जो बढ़ाएगा वो अपने घर से पैसा देगा। हम तो 1500 को खरीद के 2000 का बेच के भाग जाएंगे। हम तो 500 रुपये खाने आए थे, 100 रुपये भी खा के भाग जाएंगे। बट ऐसा शेयर बढ़ेगा। अब इसके अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा वेट हो रही है ना, वो 2 सेक्टर है, एक इंफ्रा, एक फार्मा। अब जब ये चलेंगे तो स्टॉक मार्केट का बुरा वक्त आना शुरू होगा, ये सच बात है। इंफ्रा और फार्मा, जबकि एज पर फंडामेंटल एनालिसिस बैंकिंग के बाद सबसे पहले इंफ्रा चलना चाहिए, बट इंडिया के अंदर क्योंकि इंफ्रा के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है तो इंफ्रा सबसे स्लो चलता है, सबसे लास्ट में चलता है करप्शन की वजह से। यही फार्मा है, क्योंकि फार्मा गवर्नमेंट ने दवाइयों के रेट कंट्रोल कर रखे हैं, इसलिए फार्मा नहीं चलता। इसलिए ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनसे मैं दूर रहने को कहता हूँ, इंफ्रा एंड फार्मा। इंफ्रा फार्मा सबसे लास्ट सेक्टर्स हैं, जब पूरी इकोनॉमी चल लेगी, सब आग लग लेगी, तब ये चलेंगे। ये कुछ वो इन्फॉर्मेशन हैं जो कि आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, ये एक्सपीरियंस से मिलेगा, ये नहीं मिलेगी। हाँ, ये एक्सपीरियंस से आएगा। हाँ ऑब्वियसली, मतलब कोई वो होता है ना ऐसे समराइज करके कोई ऐसे हम पेश नहीं करेगा ना प्लेट। अब जैसे कि आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना है, मैं आपकी सबसे अच्छा प्यारा सा पोर्टफोलियो बनाता हूँ, 30-30 हज़ार का इन्फोसिस, टीसीएस और रिलायंस ले लो। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप मेरे को 5 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है। 5 साल के बाद क्या होगा कि ये नहीं पता होगा कि आपको 5 साल के बीच में कब जरूरत पड़ जाएगी, तो इसमें से एक चल रहा होगा जरूर, उसको हम एग्जिट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, 5 साल के बाद इनमें से कौन सा चल रहा होगा वो मुझे भी नहीं पता, तो भी ये तीनों मिलकर आपका पोर्टफोलियो कवर कर लेंगे। एक नहीं चला तो एक तो चलेगा। तो अगर मेरे को आपका पोर्टफोलियो बनाना है तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है 25,000 का इन्फोसिस, 25,000 का टीसीएस, 25,000 का रिलायंस, 25,000 का एचडीएफसी बैंक। पूरा निफ्टी खरीद दिया हमने। सारा तो एक साथ नहीं होएगा। हाँ, ना सारा एक साथ फॉल होगा, ना सारा बढ़ेगा। और टॉप 4 निफ्टी। तो ये अब ये क्यों कर रहा है? क्योंकि सीजन है। अब सीजन ने आपको समझा दिया आज। बढ़ो। बहुत मजेदार है स्टॉक मार्केट। साइकोलॉजी है, सिर्फ साइकोलॉजी। सर समझ आ जाए तो ना, समझ नहीं आए तो फिर क्या?
मैं तो कहता हूँ ATM मशीन है ये। अब हम समझ ही तो रहे हैं, अब हम तीनों बैठकर नई नई चीज़ें, मैं पुरानी चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप इससे कुछ और नया ढूंढ के लाओगे मेरे लिए। सर तो हम एक बार आते हैं, जब न्यू CEO आया उसके बाद क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई। एक तो एसेट क्वालिटी इम्प्रूव करने की कोशिश करी कि हम अपने NPLs यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं उनको थोड़ा क्लीन करते हैं, और उनके लिए बेस्ट तरीका होता है कि प्रोविजंस बना दो, कि मतलब प्रोविजन बना दिया कि ये लोन हमारे वापस नहीं रीपे नहीं होंगे, नॉन NPAs हैं तो उनके लिए हमने प्रोविजनिंग कर दी। दूसरी चीज़ कि मैनेजमेंट स्टेबिलिटी दिख रही है आफ्टर द न्यू MD। और तीसरी चीज़ कि अभी अगर हम बैंक का वो देखें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी दिख रही है। अगर यहाँ पे मैम देखो, यहाँ पे थोड़ा अजीब तरीके से दिखाते हैं, बट एनीवेज ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू 62.8% से बढ़ा, नेट इनकम 1829% से बढ़ा, नेट प्रॉफिट मार्जिन 1083% से इम्प्रूव हुआ। ये वैसे ये बिल्कुल ठीक मेजर नहीं होता है, ये ईयर ऑन ईयर है। हम इसका प्रॉपर बैलेंस शीट्स पे भी चेक करेंगे फाइनेंशियल्स। तो बेसिकली लोगों को अब इसमें वो दिख रहा है कि पोटेंशियल कि मतलब यहाँ से भी आगे ये अच्छा परफॉर्म अगर 1-2 क्वार्टर्स में और करता है तो शेयर प्राइस पे उसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा। और बिफोर फाइनेंशियल्स ओके, तो एक बार ही देख लेते हैं कि बैंक सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी को लोन दे रहा है। तो सब इसमें क्या है कि हाई एक्सपोजर टू अनसिक्योर्ड एंड हाई रिस्क कैटेगरी। अब व्हाट इज दिस? तो जो मतलब ऐसी जगह पे वो अपने एडवांसेस दे रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनसिक्योर हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड लेंडिंग। Credit card lending as a percentage of total lending of the bank increased from 5.57% in fiscal year 2018 to 22% in fiscal year 2022. Second, microfinance lending. Microfinance lending as a percentage of total lending of the bank is 8% of in fiscal year 2022. तो अगर हम टोटल देखें, 43% of the total loan book of the bank belongs to credit card, MFI, microfinance and small business loans, which is actually in high risk category. Small business loans account for 18.4% of the total loan book. Okay, तो जो credit cards और MFIs होते हैं actually are top 10 and top 5 ranking in the industry according to okay। हाँ, तो ये हो गया लोन बुक। उसके बाद फाइनेंशियल्स पे आते हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ रिवर्स बताऊँ, मैं माइक्रो फाइनेंस और इसको ना सबसे सेफ मानता हूँ। क्रेडिट कार्ड और माइक्रो फाइनेंस मतलब मेरे को इंडस्ट्री का डाटा तो नहीं पता, बट जैसे हम 3 लोग हैं, हाँ, या क्रेडिट कार्ड पे जो लोन ले रहा है या माइक्रो फाइनेंस लोन कौन सा हुआ बताओ सर। क्रेडिट कार्ड का तो लोन ये हो गया कि मैंने एक मोबाइल खरीदा, EMI बांध ली, ठीक है, तो ये हो गया क्रेडिट कार्ड लोन। और माइक्रो फाइनेंस लोन कौन से होते हैं? सर मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। जो SMEs वगैरह को नहीं, SME तो 1 करोड़ 2 करोड़ के लोन हो गए, 50 लाख 1 करोड़। माइक्रो फाइनेंस माइक्रो उससे बड़े हो गए, माइक्रो से बहुत छोटे हो उससे भी छोटे, मैं क्रेडिट कार्ड से बड़े। 50,000 का मोबाइल तो क्रेडिट कार्ड हो गया, उससे ऊपर माइक्रो फाइनेंस तो 1 लाख रुपए 70,000 रुपए का लोन कौन सा की चीज का होगा बताओ? व्हीकल्स का। 70,000 1 लाख का व्हीकल का नहीं आएगा। व्हीकल या मतलब स्कूटर अब 1 लाख से ऊपर है। जैसे और अगर लैपटॉप वगैरह ये सब चीजें जो हमारे वाइट गुड्स है ना, लैपटॉप, फ्रिज, टीवी,
और ये वाले जो लोन है ना, ये सारे माइक्रो फाइनेंस लोन में आ जाते हैं, ठीक है। जो ये गोदरेज और भाटिया, नवीन स्टोर और इन सब के ये लोन कंपैरेटिवली इंडस्ट्री का डाटा होता तो शायद मैं और इफेक्टिवली अपना आंसर दे पाता। हम तीन जिस क्लास से बिलोंग करते हैं या जो भी मान लो मैं 50,000 का लोन लेता हूँ, सर 1 लाख का लोन लेते हैं या 2 लाख का लोन लेते हैं, हम लोग वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास कैटेगरी में हैं जो कि लोन डिफॉल्ट से डरते हैं। हाँ। सो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा प्रोग्रेस करती हैं क्योंकि वो उनका जो कस्टमर है ना वो डरता है। हाँ, वो है इतना मिडिल क्लास तो है, मतलब वो इतना 1-1 लाख का लोन, वो डरेगा एक भी, मेरे को पहले तो लोन पे करना, बाकी अपने खर्चे बाद में देंगे। हाँ। और जो अच्छा इसमें मान लो कि गुंडे बदमाश तो वो भी लोन नहीं देंगे, जो गुंडे बदमाश है, जो कि डरते ही नहीं है। अब इसके अंदर चाहे जहांगीरपुरी हो, आदर्श नगर हो, भुराड़ी हो या शालीमार बाग हो, हम लोग हो, मैं अब आपने तो मेरे क्रेडिट कार्ड पे देखा, ये भी स्टेटमेंट पे निकाल के बैठे हुए हैं ना हम। तो मैं अपने घर में राशन बाद में लेता हूँ, पहले क्रेडिट कार्ड के बिल पे होते हैं, सैलरी आती है पहले क्रेडिट कार्ड के बिल पे होते हैं। तो आज वरना मैं भी बदमाशी कर सकता हूँ, कोई सी भी बदमाशी कर सकते हैं, बट सारे मतलब कम से कम इसमें मेरे 6 लोन चल रहे हैं, 6 के 6 लोन पहले पे होते, फिर घर में पैसा जाता है। सो माइक्रो फाइनेंस एंड क्रेडिट कार्ड इन्होंने कैटेगरी हाई रिस्क है क्योंकि वो अनसिक्योर्ड है, उसके पीछे गारंटी कोई नहीं है, बट दे आर कंपैरेटिवली हैविंग द हाईएस्ट रिटर्न इन द इंडस्ट्री, जो वापस आता है, मतलब जो रीपे होते हैं। समझ गई। और फिर ऑब्वियसली अगर हम होलसेल और कॉर्पोरेट उससे लेंडिंग से कंपेयर करें फिर तो बहुत ही सिक्योर है, बहुत ही सिक्योर है। हाँ। क्योंकि एनपीए जितने मैं बैंकर्स को जानता हूँ, मेरे रिलेशन में हैं, वो कहते हैं एनपीए होते ही कॉर्पोरेट के हैं 5,000 करोड़ 10,000। जैसे आरबीआई में भी कॉफी डे को बहुत मेजर चंक दिया था, और मैनेजमेंट से जब पूछा कि कितना मतलब पार्ट था, तो मैनेजमेंट ने बोला कि वी कैन नॉट डिस्क्लोज। सर वैसे एक चीज़ और होती है कि क्रेडिट कार्ड से बैंक को कमाई भी अच्छी है, इट इज़ हाई अर्निंग मतलब सोर्स, तो वो पॉजिटिवली उस तरीके से भी आ सकता है। हाँ, बस इसके अंदर आरबीआई की लिमिट है हर कैटेगरी को। अब ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड को पूरा मतलब हर किसी को एक सेम लिमिट थोड़ा ना देंगे कि हाँ मान लो किसी की सैलरी इतनी है। नहीं मैम उस सेंस में नहीं कह रहा। जितने तरीके के लोन है ना, अच्छा। पहले कॉर्पोरेट लोन, फिर होम लोन, फिर कमर्शियल व्हीकल लोन, फिर प्राइवेट व्हीकल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, माइक्रो फाइनेंस लोन, तो जितने तरीके के लोन होते हैं ना, इन सब में ना आरबीआई ने ना कैटेगरी बना रखी है। आप ऐसा तो नहीं, हर बैंक के अलग अलग है, जैसे आपके एचडीएफसी ने मेरे को जैसे आपके 12 लाख की है और ये एसएस वाला 1 लाख का समथिंग। बिल्कुल। हाँ। तो ऐसे ही इन्होंने ना सब कस्टमर वाइज नहीं, सबसे बैंकिंग वाइज, जैसे मान लो कि आरबीआई एचडीएफसी कहते हैं मेरे पास 1 लाख करोड़ रुपया पड़ा है, हाँ। तो वो कहेंगे कि 1 लाख में आप 1,000 मतलब 1% ही ये दोगे, 1% ही वो दोगे, और कंपनियों को 90% दोगे, क्योंकि कंपनियां चलानी है, तो कंपनियों को ज़्यादा पैसा दोगे और बाकियों को कम दोगे। तो ऐसे डिवाइड कर रखा है। तो बैंकों का अगर मैं आपको सच बताऊं, 98% पैसा कंपनियों को ही फंड जाता है बैंकों का, 98%। तो फिर वो लार्ज बैंक्स का होगा, बिकॉज हम जो स्मॉल बैंक्स, हमने फेडरल भी पढ़ा, आईडीएफसी फर्स्ट पढ़ा, आरबीएल पढ़ा, तो ये रिटेल बैंकिंग में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है। सर आरबीएल ने
पिछले एक साल में जो क्रेडिट कार्ड इशू करे हैं दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 28% ईयर ऑन ईयर। उनका जो क्रेडिट कार्ड का मार्केट शेयर है इज 5.2% ऑफ द टोटल मार्केट शेयर। अच्छा जी। और अगर इसमें मतलब टॉप 3-4 तो यही HDFC के पास है 20% मार्केट शेयर, SBI के पास है 19%, ICICI के पास 17% मार्केट शेयर और एक्सिस के पास है 11.4%। और टॉप 5 में फिफ्थ है कोटक जिसके पास है 5.7 एंड मतलब 6 पे है RBI। ओके सर, इसमें अभी मैं फाइनेंशियल्स पे आ रही हूँ तो उससे पहले कुछ सर मैं फाइनेंशियल्स पे आ रही हूँ लेकिन उससे पहले आपको कुछ पूछना है कि मतलब तो देखिए बैंकिंग का वर्क तो सबका सेम ही होता है, फिर उनके प्राइस ऐसे क्यों उनके वर्क के को कि कितना वो कर रहे हैं मार्केट शेयर। हाँ क्या सॉरी मतलब बैंकिंग का वर्क इनकम सोर्स सेम ही है सबका ही। हाँ सर में ज़्यादा मार्केट शेयर जैसे कि HDFC के पास ज़्यादा FD हैं तो ज़्यादा लोन बांटेगा, ज़्यादा भरोसा है और ज़्यादा कॉर्पोरेट का काम। अब जैसे HDFC है एग्जांपल के तौर पे, उसको रिटेल का काम ज़्यादा नहीं चाहिए। रिटेल मतलब आपका मेरे अकाउंट नहीं चाहिए, उसको चाहिए बड़े अकाउंट कंपनी कॉर्पोरेट। तो उसने अपना सिस्टम अपना स्टाफ पढ़ा लिखा वैसा रख रखा है जो कंपनियों को डील कर सके। ICICI क्योंकि मेरे दोस्त हैं उन्होंने सड़क छाप भी रखे हैं। सड़क छाप मतलब RM सड़क छाप खाई BA पास और क्वालिफिकेशन नहीं है। मेरे खुद के दोस्त हैं ग्रेजुएशन करके नॉर्मल डिपार्टमेंट्स में हैं। ऐसे यस बैंक है, आप एक्सिस के देखते ही वही आती है सड़क छाप से लगे। HDFC के एकदम अलग कैटेगरी के आते हैं, तो हाई सैलरी एंड हाई नेटवर्थ वाले क्लाइंट, छोटे छोटे कस्टमर्स को वो तंग करके भगा भी देते हैं। अब जैसे मेरा अकाउंट है HDFC में तो पर्सनल RM है, अब उसको डायरेक्ट कॉल करो कोई काम मेरे को कराना हो उससे करा सकते हो। उससे अगर मैं इवन फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर घर से चेक पिकअप कराना है, घर पे चेक बुक डिलीवर करानी तो खुद आएगा बंदा देने। ठीक है, तो जो बेसिकली हमने देखा जून में प्राइस 80 से अब बढ़ते बढ़ते 100% रिटर्न दिया उसने 160 के अराउंड। तो एग्जैक्टली जून 2022 में इनका MD आया था ऑन चेयर R सुब्रमण्यम। तो वहाँ से तो हो गया कि लोगों का थोड़ा सा भरोसा लाइक आया कि ओके मैनेजमेंट स्टेबल है। तो लेकिन अगर हम आप सही कह रहे हो कि अगर हम देखें तो इससे पहले भी बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा है क्योंकि वो तो अभी आया 6 महीने पहले। और अगर मैं देख रही हूँ परफॉर्मेंस थोड़ा मतलब पूरे पिछले 10 सालों का, तो हम देखेंगे नेटवर्थ फिस्कल ईयर 11 में 1075 से फास्ट फॉरवर्डेड 12,000 हुई। इज इट इन CRs होगी एनीवेज। ऐसी डिपॉजिट जो सिर्फ 2042 दिखा रहा है, फास्ट फॉरवर्ड इधर है 79,000। ऐसी एडवांसेस लाइक 4,000 से फास्ट फॉरवर्ड 10 इयर्स फास्ट फॉरवर्ड तो दिखा रहे हैं 60,000। हाँ 62 अभी मतलब फिस्कल ईयर 2022 में 60,000। तो मतलब बैंक तो परफॉर्म कर रहा था, बस ये है कि यहाँ पर उसके जो NPAs है वो एकदम से शूट हुए 3.62 जो कि नॉर्मल 1.12 0.80 चल रहे थे, और यहाँ पर फिर शूट हुए
फिजिकल ईयर 21 में 4.34%, और मतलब फिजिकल ईयर 2022 में भी वो दिखा रहा है कि इसके एनपीएस ज़्यादा है, लेकिन जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं कि एनपीएस इम्प्रूव हो रहे हैं। और नेट एनपीए भी इन फिजिकल ईयर 2021 में थोड़ा सा ड्यू टू कोविड भी था, पीपल वर नॉट एबल टू रीपे द लोन्स। और उसके बाद अगेन मतलब मेजरली जो लोगों का वो है मतलब जो फोकस है दैट इज़ ऑन एसेट क्वालिटी, जो मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरबीआई को मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉफिट हो सकता है वो जो एडवांसेस दे रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं, उस पर हो सकता है। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट डिपॉजिट, तो हम जैसे लोगों का भरोसा इतना इजीली आरबीआई नहीं जीत सकता फॉर डिपॉजिट। और अगर हम बड़े बैंक्स की भी बात करें, फॉर एग्जांपल एक्सिस वर्सेस आईसीआईसीआई, तो भी डिपॉजिट्स में रैट रेस है, तो वहाँ पर इतना मतलब अब इसको मार्केट शेयर ग्रास्प करना मुश्किल है। बस सर वही है, क्रेडिट कार्ड वाला ना ट्रैप होता है कि हमसे लो, हम मतलब जैसे वो स्कीम्स देते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, वो ट्रैप्स मतलब ट्रैप क्या, कस्टमर तो बढ़ाने हैं। सो और कंपटीशन भी होता है फिर लार्ज बैंक से, तो ओके। पर्टिकुलर क्वार्टर की अगर बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इम्प्रूव हुए 19 बेसिस पॉइंट से, और अदर इनकम इज 35% ऑफ द टोटल इनकम। ओके, मतलब इसमें इंक्रीज नहीं दिया हुआ, वो अदर इनकम बताई हुई है। तो नेट प्रॉफिट ग्रीव 7 times ईयर ऑन ईयर टू ₹202 करोड़। बेसिकली इस क्वार्टर के जो फाइनेंशियल्स है वो इन्होंने अच्छे बताए हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट 7 गुना बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब 19 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है, और ग्रॉस जो एनपीए है वो रिड्यूस हुए बाय 3.8%, और ऐसे ही नेट एनपीए रिड्यूस हुए 1.26%। Provision coverage ratio is at 67% because provision coverage is like कितने लोन्स के लिए आपने प्रोविजन बनाया हुआ है कि अगर ये वापस नहीं आए तो हमारे पास प्रोविजन रेडी है। टोटल एडवांसेस जो हैं वो ग्रो हुए हैं 4%, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, ये रहा। और क्रेडिट कार्ड मैंने अभी बताया था 23% ऑफ टोटल, माइक्रो फाइनेंस 7% ऑफ टोटल, और जो बाकी है जो हाउसिंग वगैरह होते हैं, हाउसिंग, रूरल व्हीकल एंड स्मॉल बिजनेस लोन 6% ऑफ द टोटल। ये तो हमने डिस्कस किया सर। अभी दैट इज़ ऑल अबाउट, मतलब अब मैं इसमें और डिटेल्स आ सकती हूँ, बट अगर स्पेसिफिक कुछ पूछना है तो। नहीं, स्पेसिफिक तो कुछ भी नहीं। और डिटेल्स मतलब जैसे कासा बढ़ा है 7% ईयर ऑन ईयर, 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट रेवेन्यू बढ़ा है 9% ईयर ऑन ईयर। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है 16% ईयर ऑन ईयर। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो जो था 31 करोड़ इन Q2, वो अब बढ़ के हो गया 202 करोड़। अगर एडवांसेस की बात करें, जो लोन्स दिए हैं वो बढ़े हैं, अभी वो तो डिस्कस कर लिया, 12% ईयर ऑन ईयर और 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एसेट क्वालिटी भी डिस्कस हो गई है इसमें। ये वो ये कि रिटेल को इतना सेगमेंट है, रिटेल को 51.9% और होलसेल को 48.1%। और देखो इन्होंने दिया हुआ ना 82% ऑफ होलसेल एक्सपोजर इज टू ए और बेटर रेटेड कस्टमर, लाइक मतलब
ये भी हमने डिस्कस कर लिया। बैंक अमंग द लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर इन बैंक विद 5% मार्केट शेयर। हाँ मतलब अब कुछ पर्टिकुलर ऑलमोस्ट डिस्कस अबाउट द बैंक है ना, हम वीडियो बंद कर सकते हैं।